वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया, मैं आपको दोबारा से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अपने करियर का बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे ऊपर वाली वीडियो जो कि डिस्कॉर्ड की है, किस तरह डिस्कॉर्ड में आप काम कर सकते हैं, वो नहीं देखी तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले वो देखें ताकि जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। इस कोर्स में हम क्रिएटिव ऑफर्स की बात करते हैं। यूजुअली यहाँ पे 3 तरह की ऑफर्स होती हैं। एक होती है कैश ऑफर जिस पे आप पैसे देते हैं और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दूसरी होती है कन्वेंशन ऑफर जिस पे आप बैंक के पास जाते हैं, को कुछ पैसे देते हैं और बैंक बाकी प्रॉपर्टी के पैसों का आपको लोन दे देता है। और तीसरी होती है क्रिएटिव ऑफर, और क्रिएटिव ऑफर एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी ऑफर्स आती हैं जो कि हम सब सीखेंगे टाइम के साथ। ये जो कोर्स है ये इंटायरली उर्दू में है, वो इस वजह से कि हमारा फोकस सिर्फ लोग हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में हैं और जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू है कि वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, या उनके पास एक्सपेंसेस नहीं हैं, या पैसे नहीं हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। तो इस वजह से ये कोर्स बनाया गया है ताकि आप लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है यहाँ पे आके आपको वहाँ तक आके रुक जाना है और फिर सबमिट करा देना है। फिर हमारी टीम उसको टेक ओवर करती है, फिर आपकी डील को फिनिश लाइन तक पहुँचा के आपका कमीशन आपको सेंड कर दिया जाता है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक्यूजेशन डील और एक्वायरिंग डील, जो कि इस कोर्स में बात करेंगे स्टार्ट टू फिनिश कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे और कैसे आप फिनिश करेंगे और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अलोंग द वे, उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पहली तो आप ये बात समझ लें कि हम क्या करते हैं, हम हैं कौन लोग, हमारा काम क्या है। सो बेसिकली हमारा इन अ नटशेल, एक छोटे से सर्कल में आपको पूरी बात सम अप करता हूँ कि एक बंदा बाय करता है रियल एस्टेट जिसको खरीदनी होती है, और एक बंदा ज़ाहिर सी बात है सेल कर। तो सेलर और बायर, ठीक है, हम लोग हैं बीच के बंदे। जैसे अगर मेरा फेस से आप देख रहे हैं तो ये रहा सेलर और ये रहा बायर, और हम जो है ना ये हैं मेरा सर, जो कि हम बीच के लोग हैं, जो कि हम सेलर को फैसिलिटेट करते हैं उसको सेल करने में, और बायर को फैसिलिटेट करते हैं उसको बाय करने में। इस काम में जो हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को जोड़ते हैं बायर और सेलर से, उस पे हम अपनी फीस रखते हैं $500 से $1000 मिनिमम। उससे होता यह है कि क्योंकि सेलर सेल नहीं कर पा रहा था अपनी प्रॉपर्टी, ज़ाहिर है उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी दिन से लगी हुई है, तो हमने उसकी हेल्प कर दी। बायर को अच्छी क्रिएटिव डील चाहिए थी जिस तरह से वो कम पैसों में ज़्यादा बेनिफिट ले ले, वो हमने उसको ला के दे दिया। ठीक है, तो इस कनेक्शन में या इस डील को स्ट्रक्चर करने में हम अपनी हेल्प या अपनी वैल्यू देते हैं सामने वाले को, और फिर सामने वाला जो कि इन्वेस्टर होता है उस वैल्यू पे हमको पे करता है, और इस तरह ट्रांजेक्शन क्लोज होती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि बायर और सेलर में कहीं पे भी किसी भी वक्त उन दोनों में से किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, सेलर सेल कर रहा है, ठीक है, मगर उसको ये ना लगे कि वो एक लूजिंग डील ले रहा है। बायर जब भी आपसे ख़रीदे तो उसको ये ना लगे कि आप लालची हो रहे हो या आप उसको गलत डील दे रहे हो। ये ट्रांजेक्शन तभी होती है जब सेलर को लगता है कि वो खुश है, बायर को लगता है वो खुश है। जब दोनों खुश होते हैं तभी ट्रांजैक्शन क्लोज होती है, और जब क्लोज होती है तब हमें कमीशन मिलता है। तो अपने फोकस करना है कि आप जब भी डील स्ट्रक्चर कर रहे हैं सेलर को बताएं उसके फ़ायदे, और बायर्स को आप सेल कर रहे हैं तो बायर को बताएं उसके फ़ायदे। दोनों पार्टीज़ विन करें तब जाके रियल एस्टेट क्लोज होती है। और अगर कोई एक भी पार्टी नहीं विन कर रही होती है, लूज़ कर रही होती है, ज़ाहिर है वो डील नहीं लेगा, और अगर वो डील नहीं लेता तो यहाँ पे हम और आप लूज़ होते हैं क्योंकि हम हैं मिडिल पर्सन। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये किस तरह काम करता है, ये पहले काम क्यों नहीं करा गया, और ये नई चीज़ क्यों है। असल में ये नई चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेसिकली इसको आप इस तरह सोच सकते हैं जैसे आप कोई कोई भी दुकान से चीज़ लेते हैं। दुकान से चीज़ ली, फॉर एग्जांपल आपने टॉफ़ी ली या चॉकलेट ली जो कि $10 की आपको मिली। अब टेक्निकली दुकान वाले को वो $10 की नहीं मिलती होती, वो एक बड़ी क्वांटिटी में या एक छोटी क्वांटिटी में किसी के पास जाता है, वहाँ से रीसेल लेके आता है। तो जब उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और मुझे बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो चॉकलेट उसको 10 की नहीं पड़ती, उसको पड़ती होगी $6 की। $6 की चॉकलेट लेके आता है और यहाँ पे आके 10 की बेचता है। ज़ाहिर है $6 को वहाँ से लाने में एक कॉस्ट होती है, तो उसने अपनी कॉस्ट लगाई होगी जो कि $8 तक की इसको चॉकलेट पड़ी होगी सारे कॉस्ट मिला के। तो वो आपको $10 की बेचता है, तो उस पर $2 का प्रॉफिट होता है। तो हम भी यही करते हैं,
हम बेसिकली जाते हैं सेलर के पास, उससे कम पे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। अब सेलर क्यों प्रॉपर्टी कम पे देता है? वो इस वजह से कि उसकी कोई डिवोर्स हो रही होगी, उसके घर में झगड़ा हो गया होगा, वो एक पार्टनर के साथ होगा, जो कि पार्टनर बोलता है कि मैं ये घर, मुझे इस पे काम नहीं करना, तो वो घर छोड़ दिया होगा। किसी के भाई बेटा बाप डिपोर्ट हो रहा होगा यूएसए से, तो उसको घर छोड़ के उसमें से पैसे निकालने होते हैं, या किसी को वो पैसे निकाल के किसी और जगह में इन्वेस्ट करना होता है, या किसी को घर से पैसे निकाल के मेडिकल हेल्थ पे लगाने होते हैं, या किसी को बस सेल करके पैसे यूज़ करके वेकेशन करनी होती है। लाखों लाखों करोड़ों मसले होते हैं। आपने ये फोकस करना है कि सेलर की मोटिवेशन ऑफ द सेल क्या है। जैसे ही आपको मोटिवेशन पता चलती है कि भाई उसको प्रॉपर्टी सेल करके पैसे निकाल के इन्वेस्ट करने या कोई काम करना है, देन यू नो कि पैसों से ज़्यादा वो टाइम पे फोकस कर रहा है। तो फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई हम जल्दी क्लोज करेंगे, या हम फ़ौरन क्लोज करेंगे, या हम 10 दिन में क्लोज करेंगे, ताकि हम टाइम उसको दें जो टाइम वो मांग रहे हैं, और फिर वो हमें प्राइस देता है। तो इस तरह हम भी विन कर रहे होते हैं और वो भी विन कर रहा होता है। हमें सस्ती मिल रही होती है और उसको जल्दी मिल रही होती है। और ये जो बिज़नेस मॉडल है ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखें तो जो नई कंपनीज आ रही हैं सारी एक मिडल मैन होती हैं। फॉर एग्जांपल ऊबर एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, राइड शेयरिंग कंपनी। अब ऊबर ना ड्राइवर ओन करती है ना गाड़ी ओन करती है, वो एक सिस्टम ओन करती है जिसको ड्राइवर और पैसेंजर मिलाता है एक बंदे जिसके पास जिसकी गाड़ी है। इसी तरह फूड पांडा हो गया, या ऊबर ईट्स हो गई, या स्किप द डिशेस हो गई। ये सारी कंपनीज जो है ना रेस्टोरेंट ओन करती हैं ना कस्टमर ओन करती हैं, बस ये करती इतना है कि रेस्टोरेंट को और कस्टमर को मिलाती हैं एक ऐप में। तो इन लोगों की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि उनको सिर्फ कनेक्शन का काम करना होता है। अभी हम यही काम कर रहे हैं, हम बायर को, हम सेलर को और बायर को मिला रहे हैं। ना हम प्रॉपर्टी ओन करते हैं ना हम प्रॉपर्टी की बाय करते हैं। हम यहाँ पे ओन नहीं कर रहे क्योंकि हमारी है नहीं प्रॉपर्टी, या हम ख़रीद नहीं रहे क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं नहीं। तो हम बीच के लोग हैं जो इन्वेस्टर को सेलर से मिलाता है और सेलर को इन्वेस्टर से मिलाता है। और ये सारे काम करने में, दिमाग पाशी करने में हमको एक रेफरल फ़ी मिलती है, जिसको हम 500 से $1000 की शक्ल में देखते हैं एज ए यूएस डॉलर। अब बात करते हैं कि आप कौन हैं, आप करते क्या हैं, आपका मकसद क्या है, आप कहाँ तक डील को लेके जाना है, फिर सबमिट कराना है, और आप अपने आप को किस तरह दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही आप रियल एस्टेट मूसा कम्युनिटी में शामिल होते हैं, तो अब ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं स्ट्रेटजी इन कंपनी का। ये बेसिकली एक और कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है प्रॉपरली, तो आप उस कंपनी के पार्ट बन जाते हैं जो कि मेरी कंपनी है। तो आपकी जो भी ऑफर्स होती हैं आप एज अ कंपनी के एक्यूजेशन मैनेजर की तरह से ऑफर करते हैं। और एक्यूजेशन मैनेजर का काम ये होता है कि वो जाता है आगे और आगे जाके एक्वायर करता है प्रॉपर्टी काफ़ी सारी कंपनी को बाय करने के लिए, जो कंपनी स्ट्रेटजी इन है। तो बेसिकली अगर आप ऑफर दे रहे हैं, अगर आप पार्ट नहीं है कम्युनिटी के, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इतना कैश हो कि जितनी कैश की आप बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने की, ठीक है। और दूसरी बात कि आपके पास क्रेडिबिलिटी हो कि आपने बाकी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है इसी तरह जिस तरह आप जिस क्रिएटिव ऑफर से आप उसको बता रहे हैं, तो फिर आपकी ऑफ़र वैलिड होती है। मगर अगर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, उसका मतलब है पैसे नहीं हैं या क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आपकी ऑफ़र इलीगल है, इसकी कोई लीगल बेस नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकली बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं बाय करूंगा। आप अब ऑफ़र भेजेंगे, वो आप भेजेंगे कंपनी के बिहाफ पे। कंपनी है स्ट्रेटजी इन, उसके बिहाफ पे आप सारी ऑफ़र्स भेजेंगे, तो आपकी ऑफ़र्स सारी वैलिड होंगी, सक्सेसफुल होंगी। और जैसे ही वो चीज़ों की बात करता है, फॉर एग्जांपल मुझे पैसे दिखाओ या फिर मुझे बात करनी है, तो फिर वो आप बोलेंगे उसको कि ठीक है मैं कंपनी में आगे डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, और कंपनी आपको सारी चीज़ें सेंड कर देगी। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आप हैं कौन, ठीक है। अब आपने करना यह है कि आपने बेसिकली आपने बाकी वीडियोस देखनी है और उसके बाद समझना है कि किस तरह ऑफर सेंड करना है। तो बेसिकली आपका काम होगा कि आपने एजेंट से कम्युनिकेट करना है, निगोशिएट करना है, उससे रीच आउट करना है। वेदर वो कॉल पे बात करता है तो कॉल पे, नहीं तो ईमेल पे, तो आप ईमेल पे बात करें, और उसको निगोशिएट करके अपनी प्राइस की टर्म्स पे आप उसको लेके आते हैं। आपकी टर्म्स जो भी होंगी वो आपको आगे पता चल जाएंगी, बट आप निगोशिएट करके उसको अपनी टर्म्स पे लेके आते हैं। और जैसे ही वो एग्री करता है कि भाई हाँ मैं इतने में सेल कर रहा हूँ या मैं इस टर्म्स पे सेल कर रहा हूँ, आपकी यहाँ पे जॉब ख़त्म हो जाती है। आप उसको उठा के सबमिट करा देते हैं टीम में, और फिर टीम उसको ओवरटेक करती है, फिर उसको क्रेडिबिलिटी भेजती है, प्रूफ ऑफ फंड्स भेजती है, टोकन मनी भेजती है वो, और उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट भेजती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर हम जो है मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, या कहीं जाके बात करनी होती है, तो इस तरह इन्वेस्टर से हम बात करने जाते हैं, फिर इन्वेस्टर को वो प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। और जैसे ही हम सेल करते हैं तो इस तरह हमारा कमीशन एग्जीक्यूट होता है,
اور ہماری پوری ٹرانزیکشن فرام سیلر اور بائر تک کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ کا کام، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کا کام ہے جیسے ہی آپ نے پراپرٹی فائنڈ کری، پراپرٹی کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے، نمبر پہ کال کریں یا اس کی ای میل ہوگی، آپ اس کو ای میل کریں. ای میل کر کے اس کو کنونس کرائیں کہ میں اتنے پیسوں میں لوں گا. آپ اپنے سیلر کے پاس جاؤ اور اس کو ہاں کرواؤ. آپ نے کنونس کرایا، آپ نے فالو اپ کرنا ہے، اور آپ نے جیسے ہی وہ کنونس ہو جائے اس کو سبمٹ کرا دینا ہے، اینڈ یو آر ڈن. یہاں پہ آپ کی جاب ختم جاتی ہے. جس طرح آپ نے یہ کام کیا ہے، ایسے آپ 10 اور پراپرٹیز کی بات کریں، 10 اور کلوزنگ کریں اور اس کو جمع کرائیں. ایک جاب آپ کی تب بھی رہے گی، وہ ہے فالو اپ. آپ کو ہماری ٹیم سے فالو اپ کرنا ہے کہ کیا ہوا اس پراپرٹی کا، نمبر 1. اور آپ کو اپنی ایجنٹ سے فالو اپ کرنا ہے کہ میری ٹیم نے جو چیزیں بھیجی تھی وہ مل گئیں، یا آپ کا کوئی اور کوشچن تو نہیں ہے، یا اس کو ہولڈ کر کے رکھنا تاکہ وہ آپ کا اور اس کا کنیکشن بریک نہ ہو انٹل انلیس کہ ہم اس سے کانٹریکٹ سائن نہ کرا لیں. کانٹریکٹ سائن کرا لیے دین اٹس آل ڈن. مگر کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتا، جب تک نہیں ہوتا تو آپ نے اس سے بات چیت کرتے رہنا ہے، اس سے اچھی دوستی رکھنی ہے، تاکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں یا فال نہیں ہوگا، اور دوسرا ایجنٹ آپ کو اور پراپرٹیز لا کے دے گا کہ جس طرح آپ نے یہ پراپرٹیز کی لی ہوئی ہے آپ اور بھی لیں گے اس کی پراپرٹی. اب آپ نے جو آفر دینی ہے وہ کون سی دینی ہے، کس طرح کی دینی ہے، اور آپ کی آفر اچھی ہے یا بری ہے، یہ آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ آپ کلاسز جو ڈیلی ہوتی ہیں ہماری لائیو، اس میں آئیں اور اس میں اپنی اٹینشن دیں. کیونکہ کلاسز میں ڈیلی لیتا ہوں وداؤٹ اے گیپ، منڈے ٹو فرائیڈے. آپ کو اس میں آنا لازمی ہے. بٹ اگین میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ سب کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پینسل یا پیپر نکال کے میری کلاس کے سامنے لا کے بیٹھیں. ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس ہیڈ فون لینا ہے، کان میں لگانا ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں نا، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں. بس یہ ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں وہ کلاس چل رہی ہو اور آپ اس کو دھیان سے سن رہے ہوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ کلاس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیلس لے کے آتے ہیں، تو اس کو ہم آڈٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیل واقعی میں آپ اچھی لے کے آئیں، یا آپ نے مس کر دی ہیں کچھ چیزیں، لوکیشن مس کر دی، نمبر مس کر دیے، یا آپ نے ٹھیک سے اس کو نہیں فالو اپ کرا، یا آپ نے پراپرٹی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، آپ نے وہ مس کر دیا. جو بھی کوشچن اور ڈسکشن ہوتی ہیں، آپ بھلے پیپر پینسل نہیں لے کے بیٹھے ہوئے، بٹ آپ کو سننا کان سے لازمی ہے. ایز اے بیک گراؤنڈ اب وہ کلاس پلے ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ کون سی ڈیل اچھی ہے، کون سی ڈیل بری ہے. جب پھر آپ کا ٹائم آئے گا، جب آپ ڈیل لے کے آئیں گے، تو آپ کو اندازہ آلریڈی ہوگا کہ میری ڈیل جو ہے پاس ہو جائے گی یا میری ڈیل فیل ہوگی. مگر آپ کو ایک کام لازمی کرنا ہے کلاس کے فوراً بعد، یہ ہے کہ آپ 10 سے 15 ای میل کلاس کے فوراً بعد کریں. اگر آپ فون کر رہے ہیں تو 10 سے 15 کنورزیشن میک شیور کریں، یا آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو 10 سے 15 ٹیکس میسج آپ لازمی کریں کلاس کے فوراً بعد. کیونکہ آپ کی نالج بہت ہائی ہوگی، آپ کی موٹیویشن باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے بہت ہائی ہوگی. تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ آپ اس کو ای میل کریں. 10 سے 15 ایجنٹس کو ای میل کریں وداؤٹ اینی بریک. اس سے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آپ جب اس کو ای میل کریں گے، یو ایس میں وہ دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ایجنٹس آپ کو رپلائی کر پائیں اور آپ کی ای میل کو ریسیو کر پائیں. موسٹلی آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، مگر آپ یہ 3 گھنٹے لگاتار کام کر کے اٹھیں. 2 گھنٹے کلاس کے وقت میں آپ کچھ بھی کر لیں، مگر سنتے رہیں، دھیان دیتے رہیں. اور جب کلاس ختم ہو جائے 1 گھنٹہ نکالیں، 15 ای میلیں سینڈ کریں، اینڈ یو آر ڈن فار دا ڈے. پھر جو ای میلوں کا رسپونڈ آتا ہے، جیسے آپ ای میل کر کے کوشچن پوچھتے ہیں، اس کا رسپونڈ دے گا ایجنٹ. وہ رسپونڈ اگلے دن کی صبح میں آپ لوگوں کے لیے ہوگی، وہ صبح ہمارے لیے رات ہوگی. بٹ اگلے دن کی صبح میں آپ اس کو کنٹینیو کریں، اس کو رسپونڈ کریں، آپ اس سے ڈسکشن کرتے رہیں. مگر کلاس کے فوراً بعد کا ٹائم میک شیور کہ آپ 10 سے 15 ای میلیں سینڈ کریں ود ان دیٹ 1 آور. پھر آپ سونے جائیں یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جس پہ آپ فون کر کے بات کر لیں. اگر آپ کے پاس یو ایس کا نمبر نہیں ہے تو آپ کا یو ایس کا نمبر لینا پڑے گا. ورچوئل ڈائلر نہیں لینا، آپ نے ورچوئل فون نمبر لینا ہے. اس کی کافی کمپنیز ہیں، $2 سے $5 کے درمیان پر منتھ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ کو ہو سکتا ہے نمبر منٹس وغیرہ ایکسٹرا آپ کو پے کرنا پڑے، بٹ آپ اس کو یوز کر کے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ ورچوئل نمبرز میں یو ایس اینڈ کینیڈا فری ہوتا ہے کہ آپ اس میں فری کال کر سکتے ہیں، مگر ان کی ظاہر سبسکرپشن فی تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے.
मे बी $10 होगी पर मंथ। लेकिन अगर आप कॉल करें तो आपने कोशिश करनी है कि 10 से 15 कन्वर्सेशन करें आप राइट आफ्टर द क्लास। अच्छा, अगर आप कॉल नहीं कर सकते, आपके पास इतनी इनकम नहीं है, तो आप हो सकता है फ़ोन नंबर ना खरीद सकें, तो कोई मसला नहीं है, आप ईमेल से स्टार्ट करें। ईमेल से भी आपको वही रिस्पॉन्ड आएगा जो फ़ोन से आएगा, क्योंकि एजेंट का काम है प्रॉपर्टी सेल करना और आप ख़रीदार हैं प्रॉपर्टी के। तो एजेंट कोई भी ईमेल, कोई भी टेक्स्ट मिस नहीं कर सकता आपका, क्योंकि आप पोटेंशियल उसके ख़रीदार हैं, आप ख़रीदने जा रहे हैं और एजेंट का काम ही यही है कि वो आपको बेचे और अपना कमीशन उस पर निकाले। तो इस वजह से एजेंट आपको हमेशा रिप्लाई करेगा, वेदर वो जीमेल से कर रहे हैं, आउटलुक से कर रहे हैं, हॉटमेल से कर रहे हैं, कोई मसला नहीं होता। उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट होगा। अगर आप ईमेल करें सुबह में है तो उससे रात में करें या रिस्पॉन्ड अगले दिन करें, मगर ईमेल जो है फ्री भी है, सस्ता भी है, और सिर्फ आपको फ़ोन पे ईमेल लिखनी है, उसके आपको इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से। ईमेल पे या फ़ोन में बड़ा डिफरेंस ये होता है कि फ़ोन पे एक बंदे के कॉन्फिडेंस, एजेंट का कॉन्फिडेंस आप पे ज़्यादा होगा बनस्बत ये है कि आप ईमेल कर रहे हैं, मगर फ़ोन करने में इशू आता है कि आपका एक्सेंट इंग्लिश में अच्छा ना हो या आप थोड़े डर रहे हो इंग्लिश में बात करने के लिए, तो वो एजेंट फ़ौरन उसको पकड़ सकता है, या तो फ़ोन काट सकता है या तो फिर आपको सीरियस इतना नहीं लेगा। मगर अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो उससे होता यह है कि आप अगर ChatGPT यूज़ करके ईमेल कर रहे हैं या कोई भी AI से ईमेल कर रहे हैं तो उसको कोई भी चीज़ नहीं पता चलेगी। ज़ाहिर है आप रियल से टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वो चीज़ एक बहुत पॉजिटिव होगी, और हो सकता है वो फ़ोन करने से भी आपको बेहतर रिजल्ट दें। अच्छा, अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आप पहली बात तो कोई भी ईमेल कर सकते हैं, आपको बिज़नेस ईमेल बनानी लाजमी नहीं है। यहाँ पे सारे इन्वेस्टर जो हैं अपनी अपनी जीमेल या आउटलुक से प्रॉपर्टीज़ बाय या सेल कर रहे होते हैं, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आती है, अगर आप नई ईमेल बना रहे हैं और डेली 10 ईमेलें आउटबाउंड कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट कुड बी अ इशू कि आपको जीमेल या फिर कोई भी प्रोवाइडर ब्लॉक कर सकता है। तो आपने करना ये कि या तो आप एक ईमेल उठाएं जो आपने बहुत पुरानी आपके पास है, जो आप यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आप वो यूज़ कर लें ताकि वो वार्म अप हो ऑलरेडी। या अगर आप नई ईमेल बना रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर से आप काम करें, ज़्यादा ईमेलें ना करें ताकि वो आपको ब्लॉक ना करें। आपको ईमेल की स्क्रिप्ट बिल्कुल हैशटैग स्क्रिप्ट्स में मिल जाएगी। अगर आप ईमेल कर रहे हैं या आप उसको टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं या आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, इन तीनों की स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी डन हैशटैग स्क्रिप्ट्स में है, आप वहाँ से उठाएं, उसका पैटर्न फॉलो करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फ़ौरन से ऑफ़र नहीं सेंड कर देनी है, आपने 2-3 बातें करनी है, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने भेजे हैं स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन करने हैं, ताकि एजेंट्स आपको फेमिलियर हो जाए, आप उससे फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद जब आपको सारे आंसर मिल जाएं, उस पर आप ऑफ़र सेंड कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड ऑफ़र होगी। और ऑफ़र का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आप हैशटैग स्क्रिप्ट्स में जाके वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पे एक ऑफिशियल LOI लेटर ऑफ इंटेंट आता है, तो आपने वो मेक श्योर करना है कि उसको आप फॉलो करें। अगर आपकी ईमेल अच्छी नहीं है और तब भी आप फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं या फ़ोन करना चाह रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एजेंट को सेल करना है प्रॉपर्टी और आपको बाय करनी है। तो टेक्निकली एजेंट हर उस बंदे को टाइम देगा जो उसका पोटेंशियल बायर होता है। तो अब आपका एक्सेंट अच्छा हो या ना हो, आपको इंग्लिश आती है अच्छी हो ना हो, एज लॉन्ग एज आपके पास पैसे हैं ख़रीदने के लिए प्रॉपर्टी, वो आपसे बात करेगा। प्लस यूनाइटेड स्टेट्स में सारी चीज़ें मल्टी कल्चर हैं, एजेंट्स को अंदाज़ा है कि सबकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मैक्सिकन्स होते हैं, स्पेनिश होते हैं, कि अगर आपका एक्सेंट ख़राब है तो वो आपसे बात नहीं करेगा। ज़ाहिर है अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो एक वो डिफरेंट बात है, क्योंकि आपकी ऑडियंस को इंग्लिश चाहिए होती है और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आप ग्रामर मिस्टेक्स कर रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे सिर्फ आपने ख़रीदना है। अब आप इशारों में भी बात करें, टेक्निकली आप ख़रीद सकते हैं कोई भी चीज़, तो इसी तरह प्रॉपर्टी में भी यही है। पेपर वर्क, जितने भी पेपर वर्क है, आपने ChatGPT खोलना है, हे ChatGPT मुझे एक ईमेल लिख कर दो कि मैं इस प्रॉपर्टी पे ऑफ़र कर रहा हूँ, इसकी कॉस्ट 1 लाख है, मैं उसको 60,000 की ऑफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे एक ईमेल लिख के दो, दैट्स इट। वो आपको ईमेल लिख के दे देगा। और जैसे अगर कोई एजेंट रिस्पॉन्ड करता है आपकी ईमेल को और वो कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप दोबारा ChatGPT के पास जाएं, उसको बताएं कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्स आया एजेंट का, तो मैं इसका क्या रिस्पॉन्स दूँ। सिर्फ एक ChatGPT की ज़रूरत है और सेंस की ज़रूरत है कि आपने किस तरह कॉपी पेस्ट करना है और किस तरह ChatGPT को यूज़ करके अपने एडवांटेज में लाना है। तो अब बात करते हैं कि एजेंट से आप करेंगे क्या बात, किस तरीके से बात करेंगे। एजेंट बेसिकली एक आपको सोचना चाहिए कि एक बीच का बंदा है सेलर को। एजेंट एक ट्रस्टेड बंदा है सेलर का। सेलर जब अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो वो बहुत सारे एजेंट से बात करता है, उसके बाद वो एक को पिक करता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता। तो एजेंट ऑलरेडी एक ट्रस्टेड बंदा है सेलर का।
تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایجنٹ کو دوست بنائیں. جب آپ کا اور ایجنٹ کا دوستی اچھی ہو جائے گی, بات چیت اچھی ہو جائے گی, تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اور پھر جب وہ آپ کی آفر لے کے جائے گا سیلر کے پاس, تو سیلر کو زیادہ کنونس کر پائے گا, کیونکہ وہ ایک فرینڈ کی آفر لے کے جا رہا ہے, ایک تیسرے بندے کی آفر نہیں لے کے جا رہا. تو ہمیشہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایجنٹ کو بہت اچھے سے کریں. بہت زیادہ وقت میں ایجنٹ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اتنی کم آفر دی ہے یا یہ ہے وہ ہے. آپ نے بہت پولائٹلی طریقے سے اس کی بات سننی ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی اس پراپرٹی میں یہ مسئلہ تھا, اس وجہ سے آفر دی ہے, تاکہ ایجنٹ آپ کے ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ایجنٹ منع کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایجنٹ منع کر رہا ہے. لیگلی ہر آفر ایجنٹ کو سیلر کو پریزنٹ کرنی لازمی ہوتی ہے. تو اگر ایجنٹ منع کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے سیلر نے اس کو بولا ہے کہ منع کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایجنٹ کو پسند نہیں ہے یہ آفر. ٹھیک ہے. ایجنٹ صرف بیچ کا بندہ ہے, وہ ہاں یا نہ نہیں بول سکتا سیلر سے پوچھے بغیر. تو اگر کوئی ایجنٹ بولتا ہے کہ نہیں میں آپ کی آفر نہیں لوں گا, تو آپ نے غصے میں نہیں آنا, ٹینشن نہیں لینی. آپ نے بولنا ٹھیک ہے, اس سے پوچھ لینا کہ بھئی آپ کے پاس اور کوئی پراپرٹیز تو نہیں ہے جس پہ میں آفر دے سکوں میری آسکنگ پرائس کے اندر. تو وہ پھر آپ کو اور آفر لے کے جائے گا اور آپ کو اور بتا دے گا, اور ایسے آپ کا کنیکشن بڑھے گا, اور آپ بہت زیادہ جو ہیں ایک نیٹ ورک بڑھائیں گے ایجنٹس کا, جو ایجنٹس آپ کو پراپرٹی لے کے آئیں گے بیفور کسی اور کو دینے سے پہلے. چلیں, آپ نے ایجنٹ سے بات کر لی اور ایجنٹ نے آپ کے لیے کنونس کر دیا. تو جیسے ہی ایسا ہوتا ہے, آپ نے ہیش ٹیگ سبمٹ میں جانے سے پہلے آپ اس کو کلاس میں لے کے آئیں, جو میری ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں, اور اس میں ڈیل رکھیں اور اس میں مجھ سے پوچھیں کہ یہ ڈیل میں لے کے آیا ہوں, میں اس پہ کام کر رہا ہوں, کیا یہ ڈیل اچھی ہے, کیا یہ ڈیل آگے بکے گی یا اس میں کوئی مسئلے ہیں. تو پھر میں لائیو آپ کی ڈیل کو آڈٹ کروں گا, اس کو چیک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیل اچھی ہے یا بری ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایجنٹ کو دوبارہ رسپونڈ کریں اور اس کو اس ٹرمز پہ لے کے آئیں, یا اٹس ویری گڈ آپ اس کو سبمٹ کرا دیں. اچھا, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ یہ ایک کمیونٹی ہے, اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہو سکتا ہے میں آپ کی بات تک نہ پہنچ پاؤں یا آپ کی ڈیل تک نہ پہنچ پاؤں ان ایک کلاس میں. تو ہو سکتا ہے آپ کو 1-2 کلاسز لگیں آپ کو ڈیل کو میرے تک پریزنٹ کرنے کے لیے, یا اگر نہیں بھی لگتی, آپ نہیں پہنچ پاتے مجھ سے بات کرنے کے لیے لائیو کلاس میں, تو آپ اس ڈیل کو سبمٹ کرا دیں. پھر ٹیم آپ کو دیکھ کے ڈیل بتا دے گی کہ یہ ڈیل اچھی ہے یا نہیں ہے. بٹ کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو کلاس میں لے آئیں, ہم سب ڈسکس کریں, تاکہ اور اسٹوڈنٹس بھی آپ کی ڈیل سے لرن کر پائیں گے. آپ ظاہر ہے بہت سارے آفرز کریں گے. اگر آپ ڈیلی 15 سے 20 آفرز کر رہے ہیں پراپرٹیز پہ, تو ظاہر ہے آپ کے پاس بہت بڑی ایک لسٹ بن جائے گی, اور اس لسٹ کو فالو اپ کرنا ایک ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. تو اس کے لیے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ایک CRM سافٹ ویئر لیں, جس پہ آپ اپنی ساری پراپرٹیز کی ڈیٹیل اس پہ ڈالیں گے, اور ڈال کر آپ لائن بائی لائن اس کو اس پہ رکھیں گے, اور پھر اس کو فالو اپ میں کریں گے. اگر اس نے رسپونڈ نہیں کیا تو آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں, رسپونڈ کیا ہے, آپ وہ رسپونڈ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو آپ اس کو فالو اپ میں ڈالیں گے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ سیلر جب سیل کرتا ہے گھر, تو ہر دن ٹیکنیکلی وہ پیسے لوز کر رہا ہوتا ہے, بلیڈ کر رہا ہوتا ہے, پیسے اس کی جیب سے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جب آپ نے آفر کرے, پراپرٹی 20 دن کی لگی ہوئی ہو, اور وہ 60 دن کے بعد سوچے کہ نہیں میرا ختم, مجھے پراپرٹی نکالنی ہے, جو آفر آتی ہے اس کو دے کے نکالو. تو آپ کا کام یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی آفر ایکسیپٹ نہیں ہوئی, تو آپ نے فالو اپ پہ لازمی رکھنا ہے. فالو اپ از ویئر دا منی از ایٹ. فالو اپ سے آپ کو سارے پیسے وہاں پہ ملیں گے. تو اگر آپ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ CRM رکھیں. ایک CRM ہم یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے Bittrex24. تو یہ فری CRM ہے, اس میں آپ جتنی پراپرٹیز چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو اپ رکھ سکتے ہیں. آپ ایک پائپ لائن بنائیں جس پہ لکھا ہوگا آفر سینٹ, ایک پہ لکھا, اس کی نیکسٹ والی پائپ لائن پہ ہوگا نیگوشیشن, اس کے بعد والی پائپ لائن پہ ہوگا فالو اپ, اور اس کے بعد پہ ہوگا کلوز. تو جیسے ہی آپ آفر سینڈ کرتے ہیں, اس میں آپ ایک باکس بن جائے گا, وہ باکس بنا لیں. جیسے ہی نیگوشیشن ایجنٹ کا رسپونڈ آتا ہے, آپ اس کو اٹھا کے نیگوشیشن والے پہ رکھ دیں گے, اور پھر اس سے اسٹارٹ نیگوشیشن کر دیں گے. نیگوشیشن نہیں ہوتی یا ختم ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو پھر فالو اپ پہ موو کر دیں گے, جہاں پہ آپ اس کو فالو اپ پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کریں. اس 60 دن پہ جب سیلر تھک جائے گا, بس وہ چاہے گا کہ سیل کرنی ہے, مجھے آج ہی سیل کرنی ہے, تو آپ کی ای میل ان کو جانی چاہیے کہ hey I just want to follow up, did my offer works now, is seller is willing to change his numbers. ٹھیک ہے, اگر سیلر میرے نمبر لینا چاہ رہا ہے تو بالکل لے لے, میری آفر ویسے ہی اسٹینڈ کرتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے مینی ٹائم کہ سیلر بولتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لے لو اور مجھے کانٹریکٹ سینڈ کر دو, اور اس طرح آپ کا اپنا کمیشن آپ کو ملتا ہے.
यहाँ पे आपको एक बात ये लाज़मी समझनी है कि सारे लोग हाँ नहीं बोलेंगे। आपने 15 ऑफ़र सेंड करिए, 15 से मे बी 0 बंदा आपको बोलेगा हाँ, मगर आप 100 ऑफ़र सेंड कर रहे हैं, 100 में से एक बंदा लाज़मी आपको बोलेगा या आपको बताएगा कि नहीं मुझे थोड़ी-सी आगे दो, मुझे थोड़ी-सी ऊपर जाओ, नीचे दो, और आपको क्लोज़ की तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाता है नंबर गेम। 100 से 300 की ऑफ़र्स में से कम 3 से 4 डील्स या लीड्स आपको मिलती हैं जो आपको क्लोज़ करती हैं। तो इस नंबर को आप 400-500 तक ले जाएँ, तो यही नंबर जो आपके लीड्स वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना कभी भी कि आप मेंटली अटैच हो जाओ किसी प्रॉपर्टी से। अगर उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, वो बहुत क्लोज़ चले गए थे आप नेगोशिएशन में, मगर वो बैक आउट हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाएँ, उसको बात करते रहें, उसको मैसेज करते रहें कि ले लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप एक पोटेंशियल प्रॉपर्टी जो मार्केट पे लगी हुई है उससे अपना टाइम निकाल के इस ख़राब वाले बंदे को दे रहे हैं जिसने आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कभी करनी नहीं है। तो आपने फ़ोकस हमेशा इस पे रखना है कि मैं नंबर्स मेरे करेक्ट हों, जितनी ज़्यादा मैं लोगों से बात करूँगा उतनी ज़्यादा चांस है मुझे डील बनने के। इमोशनली कनेक्ट आपने किसी भी प्रॉपर्टी से नहीं करना। आपके वो दादा के सगे नहीं हैं, आपके मामू के सगे नहीं हैं। आपने फ़ोकस करना है इस बात पे कि मैं उसको ऑफ़र दूँ, उसने मना कर दिया, दैट्स इट। मैं किसी और पे जाऊँगा, इस बंदे को मैं वापस आऊँगा 1 महीने के बाद और पूछूँगा कि अब अच्छा टाइम है सेल करने का या अब आप मेरे नंबर लोगे, दैट्स इट। आपने ये टेंशन नहीं लेनी या उसको कन्विंस नहीं कराना। अगर उसने मना कर दिया ना तो वो आप कुछ भी कर लो, आप उसका उखाड़ नहीं सकते, वो मना ही करे करके रखेगा। मगर जिसको ज़रूरत है, जिसकी डिवोर्स हो रही है या जिसको कोई और मसला है और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्यों आप फँसे हुए इसमें हैं, तो आपने ये डील तो लूज़ कर दी क्योंकि ज़ाहिर है वो तो कभी एक्सेप्ट करे नहीं है, करेगा ही नहीं, और वो डील भी लूज़ कर दी क्योंकि अगर आप चले जाते उसके पास तो वो हाँ कर सकता था। ऐसा होता है कि 2-2 महीने कोई भी डील नहीं मिलती, बट ऑल ऑफ अ सडन 1 महीने आपको 3 डील्स मिल जाएँगी। जिन-जिन लोगों से आप फ़ॉलो अप कर रहे थे सारे हाँ बोल देंगे एक साथ और एक साथ आप क्लोज़ कर देंगे। एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको एजेंट कुछ बताता है या आपको बोलता है, 99% ऑफ द टाइम वो चीज़ सच बोलेगा। कभी वो प्रॉपर्टी को लेके या प्रॉपर्टी के बारे में झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उस पे आप उसको सू कर सकते हैं। अगर उसने बोला कि भाई इसमें लीक नहीं था, इसमें काम नहीं था, आप जाते हैं प्रॉपर्टी में तो और काम निकल आता है, तो आप एजेंट को सू कर सकते हैं, बोलते हैं कि एजेंट ने बोला था कि इसमें कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट में प्रोफेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा रुतबा होता है प्रोफेशनलिज्म का, तो आपने उसका साथ नहीं छोड़ना है। ना आपको झूठ बोलना है एजेंट से, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस आपने उसको अपने नंबर देने हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है। अगर वो कन्विंस नहीं होता तो आपने एक नई प्रॉपर्टी पे चले जानी है। कोई झूठी चीज़ें नहीं देनी और कुछ बोलना नहीं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है, ऐसा है। बस आपने बोलना है कि मेरी कंपनी है, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज एक्यूजेशन मैनेजर, और मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी कंपनी आपकी प्रॉपर्टी बाय करेगी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हमने करना क्या है, ये कम्युनिटी में होता क्या है, आपका क्या काम है, हमारा क्या काम है, एजेंट का क्या काम है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो ऑफ़र की हमने बहुत बात करी है, ऑफ़र है क्या, कौन सी ऑफ़र अच्छी होती है, और ऑफ़र में क्रिएटिव ऑफ़र का क्या मकसद होता है, कैश का मकसद क्या मकसद होता है, वो चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में उसको फॉलो अप करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द डिस्कशन। मैं आपको अगले कोर्स में देखता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।